हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका यूनिट नंबर 2 और उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास चल रहा है, संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है जी। लास्ट के लेक्चर में हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय देख लिया था। अब इसका 2 टॉपिक और बचे हैं बेसिक से, वो आज हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे, हम वो करेंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरक्षी एवं असंरक्षी बल, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। लास्ट के लेक्चर में कार्य ऊर्जा पर मैं पढ़ी थी, वो आपको समझ में आ गई होगी आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया था। आज का टॉपिक है हमारे पास संरक्षी एवं असंरक्षी बल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास संरक्षी एवं असंरक्षी बल। संरक्षी एवं असंरक्षी बल। देखिए, हम यहाँ संरक्षी एवं असंरक्षी बल आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ अलग प्रकार से पढ़ेंगे। वो कैसे? कार्य ऊर्जा पर में पढ़ी हमने, उसके आधार पर हम क्या देंगे? संरक्षी एवं असंरक्षी बलों की परिभाषाएं। 3 परिभाषाएं हैं आपके सिलेबस में, वो हम तीनों देंगे। एग्जाम में आ जाता है तो आपको तीनों लिख के आनी है। ठीक है जी। तो जो बेसिक डेफिनेशंस थी उसकी, जो आप पढ़ के आ चुके हैं, हम यहाँ चर्चा करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी प्रथम डेफिनेशन, आप भी लिखेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम परिभाषा। सबसे पहले प्रथम परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं कि प्रथम परिभाषा क्या है। देखिए, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत होंगे, मतलब देखो, कोई भी पिंड हो उस पर आप बल लगाएंगे तो उसमें विस्थापन होगा, विस्थापन होगा तो उसके कार्य होगा। मैंने आपको बता रखा है, कार्य तभी होगा जब आप बल लगाएंगे, और यदि आप बल लगाएंगे तो विस्थापन होगा। और एक से अधिक बल लगा दें तो एक से अधिक बल लगा दे तो विस्थापन होता रहेगा, वह गति करता रहेगा, और गति करेगा तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। देखो, मैं एक बल लगा रहा हूं तो वह कुछ समय, कुछ विस्थापन तय करने के बाद रुक जाएगा, लेकिन एक से अधिक बल लगा रहा हूं तो वह गति करता रहेगा, गति करता रहेगा तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो पिंड के द्वारा एक संपूर्ण चक्कर में यदि गतिज ऊर्जा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा समान रहती है, तो वह जो बल है वो संरक्षी बल है। दोबारा देखिए, मैं बोल रहा हूं कोई पिंड है, उस पर मैंने फोर्स लगाया केवल एक बल, तो कुछ विस्थापन करने के बाद रुक जाएगा, और यदि उस पर मैं एक से अधिक बल लगा दूं तो वह गति करता रहेगा। अब वह गति कोई सी भी कर सकता है। मान लीजिए मैं उसको वर्ताकार मोशन करवा रहा हूं, ठीक है, पिंड यहां था, उसको मैंने इस प्रकार से पुश किया, थोड़ा सा आगे गया, फिर मैंने एक बल इधर लगाया, फिर एक बल इधर लगाया, फिर एक बल इधर, इस प्रकार से उसकी वर्ताकार मोशन हो गई। यानी जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो यदि एक संपूर्ण चक्कर में पिंड की गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है, तो हमारे पास संरक्षी बल होता है। अर्थात जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो पिंड के द्वारा एक संपूर्ण चक्कर में पूरा करने में कण की गतिज ऊर्जा के मान में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है, तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। समझ में आ गया होगा। हम लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम? जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता है, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत होते हैं। समझ में आया? जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत होते हैं तो अब वो कोई सी भी मोशन कर रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट मोशन कर रहा है, वर्ताकार मोशन कर रहा है, तो जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत होते हैं तो पिंड के द्वारा एक संपूर्ण चक्कर में
पिंड के द्वारा एक संपूर्ण चक्कर में, पिंड के द्वारा एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में, संपूर्ण चक्कर पूरा करने में यदि गतिज ऊर्जा के मान में, यदि गतिज ऊर्जा के मान में गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जब वह स्टार्ट हुई और जब वह रुकी तो अंतिम गतिज ऊर्जा का मान यदि बराबर हो, अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अर्थात प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक व अंतिम गतिज ऊर्जा का मान, प्रारंभिक व अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर होता है, बराबर हो तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है, वह बल संरक्षी बल कहलाता है। देखिए दोबारा ध्यान देंगे, मैंने कोई पिंड था, उस पर एक से अधिक बल कार्यरत हैं, ठीक है, उस पर एक से अधिक बल कार्यरत हैं, तो पिंड के द्वारा अब एक से अधिक बल कार्यरत हैं तो क्या होगा, हमारे पास पिंड गतिशील होगा, यानी गतिज ऊर्जा आएगी। अब गतिज ऊर्जा जब उसके अंदर आएगी तो एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में यदि गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है, गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है ना वो और अंतिम गतिज ऊर्जा का जो मान है वो क्या है, हमारे इक्वल है, ठीक है जी। तो वह जो बल है वो कैसा बल है, संरक्षी बल है, अन्यथा और यदि इक्वल न हुई तो वह असंरक्षी बल है, अन्यथा वह बल असंरक्षी बल कहलाता है, अन्यथा वह बल असंरक्षी बल कहलाता है। दोबारा देखिए, कोई भी पिंड है उस पर एक से अधिक बल कार्यरत हैं तो वह गति करेगा, गति करेगा तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और एक संपूर्ण चक्कर में यदि उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है तो हमारे पास गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और गतिज ऊर्जा संरक्षित है तो वह बल क्या है, संरक्षी बल होता है। गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता था, गतिज ऊर्जा संरक्षित है। कार्य ऊर्जा परिमेय से देखिए आप, और यदि ये नियम लागू नहीं होते हैं तो वह कौन सा बल है, असंरक्षी बल। कार्य ऊर्जा परिमेय से, कार्य ऊर्जा परिमेय से W बराबर होता है हमारे पास K2 माइनस का K1। अब दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब W बराबर 0 हो जाए एक संपूर्ण चक्कर के लिए तो हमारे पास जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, संरक्षी बल होता है। तो ये थी संरक्षी बल की पहली डेफिनेशन, और ये कंडीशन लागू नहीं हो, मतलब एक संपूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा जो एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में यदि गतिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर नहीं होता है तो वह बल कौन सा कहलाता है, असंरक्षी बल कहलाता है। तो पहली डेफिनेशन हो चुकी है संरक्षी एवं असंरक्षी बलों की, जो कि आपको समझ में आ गई है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। जो परिभाषा संरक्षी बल की है वही किसकी है, असंरक्षी की, बस उसका उल्टा कर देंगे। यदि गतिज ऊर्जा संरक्षित रह रही है तो असंरक्षी बलों में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान इक्वल है संरक्षी बलों में तो असंरक्षी बलों में इक्वल नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी परिभाषा की ओर। हेडिंग डालिए द्वितीय परिभाषा।
अब देखिए द्वितीय परिभाषा क्या है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य का मान यदि एक संपूर्ण चक्कर के लिए शून्य हो तो हमारे पास संरक्षी बल होगा। अब ये भी मैंने कार्य ऊर्जा परिमेय से W बराबर 0 निकाला तो वो संरक्षी बल था। अब वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। देखिए जब किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान, जब किसी पिंड पर, अब बल द्वारा ही बल लगेगा तो कार्य होगा। जब किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए, जब किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान, जब किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान एक संपूर्ण चक्कर के लिए, एक संपूर्ण चक्कर के लिए शून्य हो, तो बल संरक्षी बल होता है। तो बल संरक्षी बल होता है। ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। क्या है डेफिनेशन कि यदि किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान एक संपूर्ण चक्कर के लिए शून्य हो तो बल संरक्षी कहलाएगा। यानी अर्थात कह क्या रहा है ये, W इज इक्वल टू 0 हो तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं W इज इक्वल टू K2 माइनस का K1। मान रख दीजिए K2 माइनस का K1 इज इक्वल टू 0 और K2 इज इक्वल टू K1। यानी जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर हो तो वह बल संरक्षी होगा। पहली परिभाषा में भी यही था। मतलब हम परिभाषा वही है लेकिन हम उसको चेंज कर लिखने का तरीका बदल रहे हैं। पहले क्या लिखा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा को बराबर किया तो वो संरक्षी था। अब हमने कार्य को 0 कर दिया तो हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर हो गया। और यदि ये फॉलो नहीं होती है ये कंडीशन, एक पिंड पर बल लगाया लेकिन एक संपूर्ण चक्कर के लिए कार्य का मान शून्य नहीं हुआ तो वह कौन सा हो जाएगा, असंरक्षी बल। इफ W इज नॉट इक्वल टू 0 तो वह बल कौन सा हो जाएगा, असंरक्षी। वह असंरक्षी बल होता है। संरक्षी की इंपॉर्टेंट है, असंरक्षी की नहीं पूछी जाती है एग्जाम में कभी भी, लेकिन फिर भी पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे, जब किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान एक संपूर्ण चक्कर के लिए शून्य नहीं होता है तो वह बल असंरक्षी कहलाता है। W नॉट इक्वल टू 0, W जब 0 नहीं होगा तो K2 नॉट इक्वल टू K1 होगा। ये रही आपकी दूसरी परिभाषा। कंफ्यूजन नहीं होना है। पहली डेफिनेशन में हमने देखा किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत थे और एक संपूर्ण चक्कर के लिए गतिज ऊर्जा का मान संरक्षित था, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर था। वहां से हमने देखा था और वहां से हमने W बराबर 0 निकाला था। यहां पर उसका जो गणितीय रूप था उसको हिंदी में लिख दिया है। जब किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य का जो मान है वो क्या रह जाए, एक संपूर्ण चक्कर के लिए शून्य हो जाए तो वह संरक्षी बल है। यानी प्रारंभिक और गतिज अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है, तो वह संरक्षी बल है। ये भी हमने पढ़ लिया पहले नियम में, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। चलिए, ये थी हमारे पास द्वितीय परिभाषा। और अंतिम परिभाषा जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यदि किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान उसकी प्रारंभिक या हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड पर बल लगेगा तो कार्य होगा, और जब वह जो कार्य अपने पास आया है वो किसी पथ पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, तो वह संरक्षी बल है। ये आप पढ़ें कि संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो तीसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, आप लिख देंगे यहां पर तृतीय परिभाषा। देखिए तृतीय परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी पिंड पर, देखो आपको डेफिनेशन सीधी याद रखनी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है डेफिनेशन, तो आपको ये याद ही रखनी है। जब किसी पिंड पर
बल द्वारा किए गए कार्य का मान किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। जब किसी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर ही नहीं करता, अर्थात प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, तो वह बल संरक्षी होता है। तो वह बल, ये आप पढ़ के आए हैं, तो वह बल संरक्षी होता है। और ये जो शुरुआत की दो डेफिनेशन है वो बीएससी की है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से रिलेटेड। यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हैं तो संपूर्ण चक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षित है, यानी प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर है। दूसरा भी वही था कि किए गए कार्य का मान शून्य है। तीसरा क्या है, जब किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य हो और वह उसके पथ पर निर्भर ही नहीं करता, या आप पहले पढ़ चुके हैं कि संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। उसको डेफिनेशन के रूप में हमने इस प्रकार से लिखा है कि प्राप्त पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर क्या करता है, वह निर्भर करता है, तो वह संरक्षी बल कहलाता है। अन्यथा वह असंरक्षी बल कहलाता है, अन्यथा वह असंरक्षी बल कहलाता है। तो यह है हमारी संरक्षी और असंरक्षी बल का छोटा सा टॉपिक। एग्जाम में बहुत कम मार्क पूछा जाता है। ये पूछा क्या जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और इसे आज के लेक्चर के बाद हम जो पढ़ेंगे वहां से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। ये तो एक बेसिक है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो संरक्षी बल की 3 डेफिनेशन हुई। पहली क्या हुई, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य है तो वह गति करेगा और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक संपूर्ण चक्कर के लिए यदि गतिज ऊर्जा का जो मान है वो संरक्षित रहे, यानी प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बराबर रहे, तो संरक्षी बल, अन्यथा असंरक्षी बल। दूसरा क्या है, जब किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य एक संपूर्ण चक्कर के लिए शून्य हो, यानी प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर हो, तो वह संरक्षी, और वह ऐसा नहीं होता है तो असंरक्षी। और जब किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य का जो मान है पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, तो वह संरक्षी बल होता है। तो ये थी संरक्षी एवं असंरक्षी बलों की डेफिनेशन 3, ये आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहां तक करिए, नोट कर लीजिए, यहां तक उतार लिया, मिटा दें, चलिए। तो ये तो था हमारा संरक्षी और असंरक्षी का छोटा सा टॉपिक, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है। बता दिया हूँ कार्य ऊर्जा पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस लेक्चर के बाद जो हम पढ़ेंगे उनमें तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हमारे पास टॉपिक है जो कि मैंने बताया था जब हम ऊर्जा पढ़ रहे थे, तो गतिज ऊर्जा पढ़ ली थी, उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक बचा है स्थितिज ऊर्जा, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए, स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा की यदि मैं बात करता हूं तो एक डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ के आए हैं कि किसी भी कणीय पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। जो कि मैं जब ऊर्जा पढ़ा रहा था आपको, ऊर्जा क्या थी, कार्य करने की क्षमता। अब वो कार्य करने की क्षमता कोई गति में खर्च कर रहा है तो वह गतिज ऊर्जा है, और कोई बैठा बैठा ही उसको ग्रहण कर रहा है तो वह स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी कणीय पिंड की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, यानी वह गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा, स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी डेफिनेशन नॉर्मली 3-4 डेफिनेशन है स्थितिज ऊर्जा की। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, नॉर्मल, किसी भी कणीय पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा। ये तो आप बचपन से पढ़ के आए हैं, किसी भी कणीय
किसी भी कण या पिंड की, किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण, किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण, किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कोई गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा, और कोई स्थित है तो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन समझ में आ गई। किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब यदि इसकी दूसरी डेफिनेशन है तो वो क्या है, अर्थात किसी कण या पिंड का के द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। समझ में आया? ये तो थी उसकी नॉर्मल डेफिनेशन। अब इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो क्या है, वो है किसी कण या पिंड को संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में, किसी भी कण या पिंड को संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी कण या पिंड के को संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किए गए कार्य को, मान को, कार्य के मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम, किसी कण या पिंड को, किसी कण या पिंड को, अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, हमें किसी ना किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही स्थितिज ऊर्जा है। जैसे हम कोई बाल्टी उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो यहां हम किस बल के विरुद्ध करेंगे, संरक्षी बल के विरुद्ध। तो किसी कण या पिंड को संरक्षी बल के विरुद्ध, संरक्षी बल के विरुद्ध, संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में, संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में, विस्थापित करने में किए गए कार्य, विस्थापित करने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये है आपकी एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि किसी कण या पिंड को संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किए गए कार्य के मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं फिर से बता दिया कि स्थितिज जो ऊर्जा होती है हमें कब प्राप्त होती है, जब हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। नॉर्मल जो एग्जाम्पल इसका, किसी बाल्टी को उठाते हैं यदि हम, तो दम लगता है। क्यों? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वह जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन में इसकी क्या दे सकता हूं, सॉरी तीसरी डेफिनेशन क्या है कि कार्य के ऋणात्मक मान को, ये याद रख लोगे तो आपको स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है अभी निकाल के दे देता हूं मैं, कि कार्य के ऋणात्मक मान को, कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ऋणात्मक क्यों हुआ, हम जैसे ही बाल्टी को उठाए तो बल किधर है, नीचे की ओर, और हम किधर विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऊपर की ओर। मतलब जो बल है वो क्या हो गया, माइनस का, और जब माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो कार्य कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर, बाल्टी को हम उठा रहे ऊपर की ओर, यानी बल तो नीचे की ओर है, उसके विरुद्ध कार्य, मतलब कि हमारे पास देखो कार्य का मान क्या था, कार्य का सूत्र क्या था, F डॉट dr था। अब हम बाल्टी है हमारे पास इस प्रकार से, ये हम उठा रहे हैं ऊपर की ओर, गुरुत्वीय त्वरण नीचे, गुरुत्वीय जो बल है नीचे की ओर, यानी दिशा क्या है, विपरीत है। यानी जो F है वो क्या हो जाएगा, माइनस का F, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का F डॉट dr। यही क्या होती है, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है। ये लो हमारे पास सूत्र भी आ चुका है। यानी कार्य के ऋणात्मक मान को ही क्या कहते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य के ऋणात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा।
यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊर्जा के ही ये दो भाग हैं तो इसका मात्रक भी जूल होगा। और हम लिख सकते हैं कि यह ऋणात्मक, धनात्मक वह शून्य हो सकती है, क्यों? क्योंकि कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और स्थितिज ऊर्जा क्या है, कार्य के ऋणात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। सीधा सा दिमाग में फिट रखेंगे, किसी भी बल के विरुद्ध, किसी भी संरक्षी बल के विरुद्ध यदि किया गया कार्य है तो वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, उसके विरुद्ध जब हम बाल्टी को उठाते हैं, जो हमने कार्य किया है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा देखिए, किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पहली डेफिनेशन हो गई, किसी कण या पिंड को संरक्षी बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यह मैं बार बार समझा रहा हूं। और कार्य का ऋणात्मक मान स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई हुई। अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, बस फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है फॉर्मूला, हम लिख रहे हैं कि कार्य के ऋणात्मक मान को, बता दिए ऋणात्मक कैसे आया। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल था, उसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब वो बल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दिशा के विपरीत होने के कारण। तो कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले मैं कार्य लिखता हूं। कार्य होता है मेरे पास, यदि डी डब्ल्यू की मैं बात करूं तो वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये होता है। ठीक है, अब मेरे पास कार्य क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमें किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, और किसी बल के विरुद्ध जब कार्य करते हैं तो उसकी दिशा विपरीत होती है। कोई भी बल मान लीजिए, प्रत्यास्थ बल मान लीजिए, वो भी एक संरक्षी बल है। केंद्रीय बल मान लीजिए, वो भी एक संरक्षी बल है। यदि उन बल के विरुद्ध यानी विपरीत डायरेक्शन में हम कोई कार्य करते हैं तो एफ नेगेटिव होगा, यानी जो हमारे पास एफ है वो क्या हो जाएगा, माइनस। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा। अब मेरे को चाहिए यू जब चाहिएगा तो समाकलन आएगा, और समाकलन के लिए क्या आएंगी, मेरे पास लिमिट आएगी। तो देखो मैं लिमिट कहां से लाता हूं। अब इसकी आ रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र के लिए। देखिए, जब किसी, ध्यान देंगे सभी, जब किसी पिंड को अनंत से संरक्षी बल के विरुद्ध लाया जाता है, संरक्षी बल के विरुद्ध लाया जाता है। देखो मैं ला रहा कहां से हूं, जब किसी पिंड को अनंत से संरक्षी बल के विरुद्ध किसी बिंदु पर ला रहा हूं, संरक्षी बल के विरुद्ध लाया जाता है। मान लीजिए कोई बिंदु है, वहां पर संरक्षी बल के विरुद्ध लाया जाता है, तो किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। किसी पिंड को अनंत से, जब किसी पिंड को अनंत से संरक्षी बल के विरुद्ध लाया जाता है तो किया गया कार्य, संरक्षी बल किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ध्यान देंगे एक बार फिर से आप, क्या है डेफिनेशन,
मेरे पास ये पता है मेरे को कि कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी W का जो फॉर्मूला है उसको आप नेगेटिव कर दीजिए। मैंने बता दिया नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होती है कोई भी संरक्षी बल होगा, एनीथिंग बल, कोई सा भी फोर्स होगा उसके विरुद्ध करेंगे, यानी जो फोर्स की दिशा होगी वो नेगेटिव होगी, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वही क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अब मेरे को यू चाहिए, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए मैं किसी पिंड को अनंत से संरक्षी बल के विरुद्ध लाया जाता है तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब मान लीजिए जो u आया है मेरे पास, समाकलन कार्य के ऋणात्मक मान, मतलब कि माइनस चिन्ह बाहर, और कार्य का सूत्र ये आ गया एफ वेक्टर डॉट डी आर, और अनंत से लाया। अब मान लीजिए कि जो बिंदु था वो r दूरी पर था, तो ये आ गया है मेरे पास स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन। कार्य के ऋणात्मक मान एफ डी आर, जो कि कार्य का फॉर्मूला होता है, उसके ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मेरे को संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा चाहिए थी, तो मैं किसी कण या पिंड को अनंत से ला रहा हूं और r दूरी पर कोई बिंदु है, तो वहां तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि हम अनंत से ही क्यों लाए, क्योंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो एक तरह से शून्य से r ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हो गई है। तो आप लिख लीजिए कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है अनंत से r समाकलन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये आपको याद होना चाहिए। देखो अब मैं इसको तरीका बताता हूं याद रखने का। संरक्षी संरक्षी बल समझ में आया, संरक्षी की बल की परिभाषा याद रखेंगे। दो तो कार्य ऊर्जा पर में, तीसरी आपकी पड़ी हुई है पथ पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन, किसी भी पिंड या कण की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, उसकी प्रॉपर्टी मात्रक जूल, धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, क्योंकि कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। फिर हम जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन पर। सबसे इंपोर्टेंट, कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य का ऋणात्मक मान कैसे हुआ, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, यानी किसी पिंड, जब कोई कण या पिंड किसी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करता है तो वह जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरचित हो जाता है। मतलब कि कार्य का ही ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए था फॉर्मूला, तो मेरे को du की जगह u ही चाहिए था, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा चाहिए थी। इसके लिए मैंने किसी पिंड को अनंत से संरक्षी बल के विरुद्ध r दूरी पर किसी बिंदु पर लाया, तो जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब अनंत से ही क्यों लाया, क्योंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो ये आ गया हमारा प्यारा सा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। मैं बता रहा हूं स्थितिज ऊर्जा कभी नहीं पूछी जाएगी बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्जाम में, ना ही आपको संरक्षी असंरक्षी बल पूछे जाएंगे। यदि पूछा गया तो थोड़ा सा एक नंबर में आपको संरक्षी बल पूछ सकता है कि किसे कहते हैं, वो आप लिखेंगे, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बहुत कम पूछता है। फॉर्मूला पूछ सकता है, वो कैसे याद रखेंगे, एक डेफिनेशन याद रखिए, केवल एक डेफिनेशन, वो है कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला आपको आता है W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और उसके नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए, वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। लिमिट आपको मैं बता चुका हूं, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो अनंत से r आ जाएगी। समझ में आ गया। कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा, यानी आप लिखेंगे माइनस का एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब आपको चाहिए समाकलन, तो समाकलन हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान कहां पर शून्य होता है, अनंत पर, तो अनंत से r इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट। हो गया याद, समझ में आ गया आज का लेक्चर। तो यहां तक आप नोट करिए स्थितिज ऊर्जा तक। कर लिया नोट, चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़े संरक्षी एवं असंरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दोनों ही इंपोर्टेंट तो हैं, लेकिन एग्जाम में अब जो हमारे पास कल से लेक्चर चलेंगे वो है इंपोर्टेंट, और एक कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला। इसमें पूछा क्या जाएगा, संरक्षी बल की डेफिनेशन ही पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, कार्य के ऋणात्मक मान को यानी माइनस का एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और जब आपको समाकलन चाहिएगा तो हम जानते हैं लोअर लिमिट हमेशा कम होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कहाँ होता है, अनंत पर, तो अनंत से r। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है स्थितिज ऊर्जा की, कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों टॉपिक आज समझ में आ गए होंगे। लगातार मेहनत करते रहेंगे आप, पढ़ाई करते रहेंगे,
और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वहां तक आप वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।